नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय जबकि 2 चरण का चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में हो चुका है, अभी भी 3 दौर का चुनाव बाकी है, जिसमें अगले दौर का जो चुनाव है अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट पर होना है। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे बने हैं कि इस सीट पर चुनाव होगा या आगे टाला जाएगा, इसे लेकर संक्षेप पैदा हो गया है। तो इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। वर्मा जी, पहले तो जेके अपडेट में आपका स्वागत है। शुक्रिया। वर्मा साहब, ये बताइए कि जिस प्रकार के हालात इस समय बने हुए हैं अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि जो मुख्य दल वहाँ पे नज़र आ रहे हैं पीडीपी और एनसी, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि चुनाव ना टाले जाएं, लेकिन बाकी जो दल हैं या फिर निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव को आगे कर दिया जाए, कैंपेन नहीं हो पा रही है, मौसम ख़राब की वजह से हवाला दिया जा रहा है। जबकि मज़ेदार बात तो ये भी है कि भाजपा ने भी चुनाव आयोग को लिख दिया है कि जब अनंतनाग सीट के चुनाव टाले जाएं, क्योंकि भाजपा का तो वहाँ प्रत्याशी खड़ा कोई नहीं है। ऐसे में वहाँ पर चुनाव समय पर हो ना हो, उससे भाजपा का तो कोई लेना देना नहीं है। इसी सब पर जब हमने रविंद्र रैना से भी बात की थी, सवाल पूछा, तो उनका कहना था कि चुनावों को लेकर सबको परेशानी हो रही है। महबूबा मुफ्ती मुगल रोड से जा रही थी तो 4 घंटे वहाँ बर्फ़बारी में फंसी, उसके बाद वो पहुँची। तो यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें चिंता महबूबा मुफ्ती की हो रही थी। अब इन सब के बीच आप बताइए कि ये चुनाव होंगे या आगे टलने की संभावना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सवाल पिछले कई दिनों से लगा उठ रहा है और जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी दफ्तर को कुछ दलों ने चिट्ठी लिखी, जैसा हमने जिक्र किया, उसमें बीजेपी के भी साइन है, अल्ताफ बुखारी की जम्मू कश्मीर पार्टी के भी हैं, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के भी हैं, सज्जाद लोन की पार्टी के भी हैं। ये करीब 6-7 लोग हैं। लेकिन इसमें जो दिलचस्प पहलू, जैसे आपने जिक्र किया, बीजेपी का वहाँ प्रत्याशी नहीं है, सज्जाद लोन का प्रत्याशी नहीं है, तो इनको फिर क्यों चिंता है कि ये चुनाव आगे डेफर किए जाए? आज इनको, जैसा आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती की उनको चिंता हो रही है, तो जब परसीमन किया था तब क्या ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं थी? मुगल रोड कोई आज तो खड़ा हुआ नहीं है, मुगल रोड तो बहुत पहले से है। और इनको ये भी पता था कि इन दिनों में मुगल रोड पर बर्फ़बारी होती है, ख़राब मौसम होता है। ये तो बात एक रही। दूसरी बात यह है कि हमें लगता है कि पिछले दिनों जिस प्रकार एक तरुण चुग की, जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रभारी हैं, उनकी अल्ताफ बुखारी से श्रीनगर में मुलाकात हुई थी और यह बात मीडिया में खुल गई थी और उमर साहब इस पे बड़ा खूब हौहल्ला भी किया। तो इस पे कयास लगाए जाने लगे थे कि कोई खिचड़ी नई तरह की पक रही है। हमें लगता है कि शायद ये वही खिचड़ी है, क्योंकि पहले जिस प्रकार ये कहा जा रहा था कि शायद आज़ाद साहब चुनाव लड़ेंगे, वो बैकआउट कर गए, उनकी जगह मोहम्मद, उनके जो एडवोकेट हैं, उनको जो है सलीम पर है, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया। लेकिन अगर हम कुल मिला के परिदृश्य देखें तो लड़ाई अभी फ़िलहाल वो मियाँ अल्ताफ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती पीडीपी में लगती है। लेकिन नई दिल्ली चाहता है कि इसमें एक पेच और फंसे, जिससे कि एक ट्रिंगुलर फाइट बने और किस तरह कोट एंड कोट जिस तरह के आरोप हैं, महबूबा भी लगा रही हैं आरोप कि उन्हें दिल्ली संसद में जाने से रोका जाए। ये तमाम तरह के आरोप हैं। लेकिन जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती पिछले कुछ दिनों से लगातार, पहले साइलेंट थी, लेकिन लगातार जिस प्रकार से प्रोएक्टिव मोड पर है, आक्रामक हो गई काफी। और दूसरा वो जिस प्रकार से विभिन्न मुद्दों को लेकर ज़बरदस्त हमलावर है। इतना मियाँ अल्ताफ़ नहीं है, मियाँ अल्ताफ़ ठीक है, वो पीर है, गुजर बकरवाल समुदाय की उनकी ज़ियारत हमने पिछले कार्यक्रम में बताया, और एक बड़ा वोट बैंक है पुंछ राजौरी में गुजर बकरवाल का। वो उसमें ये कहा जाए कि 90% वोट अगर मियाँ अल्ताफ़ को गुजर बकरवाल का जाए या 80% जाए तो अतिशयोक्ति होगी, चूँकि उनके पीर हैं वो। लेकिन ऑन द अदर हैंड पहाड़ी जो वोट है, पहाड़ियों की एक कमिटमेंट थी बीजेपी से कि अगर अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो हम आपको पूरी तरह अपना एहसान का बदला एहसान से देंगे। लेकिन बीजेपी का प्रत्याशी नहीं है। अब बीजेपी इस उधेड़बुन में लगी है। अब क्यों बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा, ये केवल 2 लोग जानते हैं बीजेपी के, सबको पता है, ये अमित शाह ना नरेंद्र मोदी।
शायद जेपी नड्डा को भी इसका ज्ञान नहीं होगा कि आखिर प्रत्याशी क्यों उतारा जा रहा है, क्यों नहीं उतारा जा रहा। लेकिन अब इनको लगता है नई दिल्ली को शायद कि अब बिना प्रत्याशी उतारे तमाम तरह की आलोचनाएं भी हो रही हैं। तो जिस प्रकार कल बयान आया अल्ताफ बुखारी का, जम्मू कश्मीर पार्टी का, कि हम एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उससे ये साफ हो गया। और फिर जब जम्मू में जो बीजेपी की लोकल लीडरशिप की जो मीटिंग हुई है, कल हुई जो है। सूत्र बता रहे हैं कि उसमें कहा गया कि जफर इकबाल मनहाज जो अपनी पार्टी के हैं उनको समर्थन का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, अभी केवल जुबानी जमा खर्चा, ऑफिशियल नहीं है। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी बड़ी ऊपर की स्थिति में है। पहले आज़ाद पर दाव लगाना चाहती थी, लेकिन ये भी वो एक अलग विश्लेषण किया जाएगा कि क्या आज़ाद जैसा टॉलेस्ट लीडर, कद्दावर नेता, उसके मुकाबले जफर इकबाल मनहास पर अगर बीजेपी दाव लगाने जा रही है तो इसके मायने बहुत गहरे हैं। और अगर एक विकल्प ये भी है जिस ओर आपने इशारा किया, चुनाव डेफर करने का, ये बहाना भर है कि मुगल रोड पे बर्फबारी है या वो है। तो अगर यही स्थिति थी, पहले मैंने कहा, तो ये परसीमन करते हुए सोचा जाना चाहिए था। अगर चुनाव को आगे टाला जाता है तो क्या सिर्फ चुनाव की, मतदान की तिथि को टाला जाएगा या फिर नामांकन भी नए सिरे से हो सकता है? ऐसी कोई संभावनाएं हैं? देखिए, ये तो चुनाव आयोग को पर निर्भर, चुनाव आयोग की जो मकबूलियत है या इकबाल कहा जाए, वो किसी छुपा नहीं है। सब कहते हैं कि केचुआ बन गया है, रीढ़ वहीन है, इस तरह के तमाम आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए और देखा भी जा रहा है। तो चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, कहाँ से लेता है, किसके इशारे में लेता है, किसी छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ऑटोनमस बॉडी है, चुनाव आयोग का जो निर्णय होगा सर्वमान्य होता है। और अगर ऐसा फैसला होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं, हो सकता है कि नामांकन की जो प्रक्रिया हो सकता है वो फिर से हो सकती है। हाँ, ताकि कोई नए प्रत्याशी जो छूट गए हैं वो भी नामांकन भर सके। बिल्कुल, उसका मायने यही है कि हो सकता है कि सीधा प्रत्याशी उतारने पर पुनर्विचार हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। सर, अभी हाल ही में एक बयान आया है, अगर हम बात करें तो कांग्रेस छोड़ के हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए मोहम्मद अकरम चौधरी साहब, उन्होंने ये बयान एक दिया है कि एनसी में जाते ही उनके सुर जो पलटे और साथ ही उन्होंने कह दिया है कि भाजपा और कांग्रेस एक पेज पर हैं। हालांकि उनका ये बयान आना, इसके क्या मायने हैं सीधे तौर पर देखा जाए तो, एक तरफ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इंडिया का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उस पर ऐसे नेका के एक नेता का बयान देना कांग्रेस के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ होता तो अब अलग बात थी, लेकिन जो दल आपका सहयोगी है उसके खिलाफ आप बयान दे रहे हो, उस पर पूरी प्रदेश कांग्रेस मौन हो गई है। एनसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इस बीच में कांग्रेस के जो शाहनवाज चौधरी हैं, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, बाद में उन्हें नेशनल पदाधिकारी बनाया गया, उसके बाद आज उड़ीसा का प्रभार उन्हें दिया गया है, तो उन्होंने एक पत्र जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी लिखा है और साथ साथ कांग्रेस आला कमान को भी लिखा है और इस पर थोड़ी सी आपत्ति जताई है। लेकिन बाकी पूरी पार्टी मौन है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो पहले मैं थोड़ा अनंतनाग सीट पे और क्लैरिफाई कर दूं कि देखिए, उनकी कमिटमेंट पहाड़ी समुदाय जो करीब 3 लाख से ज़्यादा वोट है, उस पर सबकी नज़र है। मियां अल्ताफ खड़े होने से गुर्जर बकरवाल समुदाय मेजॉरिटी चंक जो है वो उनके साथ जाता दिखाई दे सकता है। लेकिन पहाड़ियों ने साफ कहा था कि अगर बीजेपी का प्रत्याशी नहीं होता फिर उनकी इच्छा है। हालांकि पहाड़ी वेलफेयर जो कल्चर सोसाइटी है, उन्होंने कहा कि जफर इकबाल मनाफ, और दिलचस्प वैल्यू है कि जितने प्रत्याशी हैं, 25 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उसमें केवल 2 पुंछ राजौरी से हैं, वो भी अननोन फिगर हैं। बाकी मैक्सिमम जो है, जो बड़ी फिगर है, मियां अल्ताफ वो वैली से हैं, जफर इकबाल मनाज वो वैली से है, महबूबा मुफ्ती वैली से हैं, और जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी मोहम्मद इकबाल परे एडवोकेट हैं वो भी वैली से हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि नुमाइंदगी कौन करेगा। लड़ाई अगर 3 में फंसती है, अभी तो फिलहाल 2 में लग रही है, तो पहाड़ी वोट भी डिवाइड होकर वो महबूबा मुफ्ती की ओर भी एक चंक जा सकता है।
क्योंकि इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि मैं लौटकर आप अनंतनाग सीट पर दोबारा आऊंगा। फिलहाल जो जो आपने सवाल किया है, देखिए सवाल बड़ा मौजूद है, बड़ा सामायिक है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मोहम्मद अकरम के पिता से लेकर अब तक इनका फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेसी रहा है, कहा जाए खानदानी कांग्रेसी रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों अचानक क्या हुआ, इन्होंने जब कांग्रेस आज़ाद ने पार्टी बनाई, गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से लोगों पे, ये उनकी पार्टी में उनके शामिल होने का उन्होंने ऐलान किया। उसके बाद ये कुछ दिनों तक खामोश रहे, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की और एक सभा में बोला कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही पहलू के दो सिक्के, मतलब सेम पेज पर है। जिसे लेकर हैरानगी ये जताई जा रही थी, उस बयान को आए कई दिन बीत गए, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के किसी भी नेता ने, वो चाहे प्रत्याशी हो या प्रभारी हो कांग्रेस के यहाँ के, या ये कहा जाए कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, किसी ने भी उस बयान पर तनकीद नहीं की। ये नहीं कहा कि भाई इस तरह के बयान आखिर क्यों दिए जा रहे हैं, जब हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति जो कांग्रेस छोड़ के गया है, किसी ने उस पर सवाल नहीं खड़ा किया। इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस में से भी किसी ने सवाल नहीं किया। ये भी नहीं कहा चौधरी अकरम को कि भैया आप किस तरह के बयान दे रहे हैं, हम तो गठबंधन में साथ हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, इस पर सवाल शाहनवाज चौधरी ने उठाया, जो आज की डेट में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस से, और वो एक जुझारू किस्म का युवा है। और हमें ये भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट से जब डीडीसी का चुनाव हुआ था, इसी शाहनवाज ने बतौर इंडिपेंडेंट चौधरी अकरम को चुनाव हराया था। खुन्नस किससे है? शाहनवाज से, लेकिन निकाली कहाँ? कांग्रेस के ऊपर। तो शाहनवाज चौधरी ने इसे लेकर खत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लिखा है कि आप की पार्टी में जो शामिल शख्स हुआ है, उसने कांग्रेस को लेकर बीजेपी के साथ मेल करते कैसे सवाल किए, और हम ऐसी सूरत में कोई भी चुनावी सभा में मैं उनके साथ डायस शेयर नहीं कर सकता। आप इस पर माफ़ी मंगवाइए, सफाई दिलवाइए। और यही बात उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे के संज्ञान में भी लाई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक व्यक्ति जो उड़ीसा में प्रभारी बनकर चुनाव प्रचार में लगा हुआ है, शाहनवाज चौधरी, वो इतनी दूर रहकर भी इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए, बिल्कुल। लेकिन यहाँ का जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूरा संगठन कहेंगे, एक व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिला, इतनी बड़ी फौज या पदाधिकारियों किसी ने इस बयान की निंदा की हो। सर अब फिर एक बार चलते हैं अनंतनाग से राजौरी सीट पर ही। इस सीट पर पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती तो बहुत से सक्रिय है ही, साथ में उनकी जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, वो उनसे भी अधिक सक्रिय नज़र आ रही हैं। मतलब एक एक कोने कोने में जाकर एक एक गांव तक पहुंच बना रही हैं वो। तो कहीं ना कहीं इस सीट पर भी जो चुनावी समीकरण है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से आपने बात की कि पहाड़ी वोट बैंक जहाँ वो इसमें शेयर बढ़ सकता है, लेकिन अगर भाजपा ने यहाँ प्रत्याशी नहीं उतारा है तो ये सीधे रूप से एक बात तो साफ है कि वहाँ पर जो टक्कर है वो सिर्फ दो ही लोगों में नज़र आ रही है। वो सीधा है एक मियां अल्ताफ और दूसरा है महबूबा मुफ्ती, तीसरा उसमें बीच में कोई नहीं है। फिर चाहे वो भाजपा उसे समर्थन दे उस प्रत्याशी को या ना दे, क्योंकि बीजेपी अगर स्वयं वहाँ से खड़ी होती तो स्थिति कुछ और थी, लेकिन किसी को समर्थन अगर करती है तो उस प्रकार से वोट दिलाने में मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर उनको कामयाब होगी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए जफर इकबाल मनास मूलतः शोपियाँ के हैं और उनको भी कहा जाता है कि वो उनका भी ताल्लुक पहाड़ी कबीले से है, लेकिन बात उससे बनती नहीं है। राजौरी और ये पूरा पंजाब का जो खित्ता है राजौरी पुंछ, यहाँ पर जो पहाड़ी कबीला लड़ाई लड़ता रहा है वो अपने दम पर लड़ता रहा है, अब स्टेटस जान लेने के लिए शेड्यूल ट्राइब। तो आपने ठीक कहा कि जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती चुनाव को एक चुनावी तरीके से लड़ रही हैं, एक बेहद आक्रामक तरीके से, अपनी उनकी जो बात कहने का तरीका है वो हर आदमी के हलक से उतर रहा है कि जिन मुद्दों को उठा रही हैं उन मुद्दों को लेकर आम आदमी प्रभावित हो रहा है, जिस प्रकार की हमें जानकारी मिल रही हैं। तो हम समझते हैं कि ये जो चुनाव, भले बीजेपी ऑफिशियल इसको सपोर्ट करे जफर इकबाल मनास को, अभी तक हालात ये लगते हैं कि ये लड़ाई मियां अल्ताफ और महबूबा मुफ्ती में भी है, और इसमें शुरुआती रुझान ये दिखा रहे हैं कड़ी टक्कर है, लेकिन इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चुनावी नतीजे
कहीं किसी और के पक्ष में, महबूबा के पक्ष में भी हो सकते हैं। हम दावे से नहीं कह रहे, इसलिए कि उस खित्ते में जो पीर पंजाब में जिस प्रकार से सक्रियता बढ़ी है। और दूसरी बात, अनंतनाग के अंदर देखिए, हालांकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को कहा जाए पुलवामा को काट के पूरा श्रीनगर के साथ जोड़ दिया, शोपियां की कॉन्स्टिट्यूंसी को जोड़ दिया श्रीनगर, फिर भी महबूबा मुफ्ती को सुनने के जिस प्रकार हम वीडियोस देख रहे हैं, लोग जिस तरह उनको सुनने आ रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं, ये बहुत सी चीज़ें अपने अपने तरीके पर उसका विश्लेषण होता है। तो हम समझते हैं चाहे जफर इकबाल मनाज को बीजेपी सपोर्ट करे, हाँ अगर उनका अपना कैंडिडेट होता फिर लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती। त्रिकोणीय 101% होनी थी और तब कौन बाजी ले आता कोई कह नहीं सकते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में लड़ाई मियां अल्ताफ और महबूबा मुफ्ती के बीच ही लगती है। अब आने वाले समय तय होगा कि चुनाव डेफर होते हैं या बीजेपी इसी पे दाव अपना अधिकृत तौर पर ऐलान करती है। चलते चलते लास्ट सवाल, अब 2 चरण का मतदान हो चुका है और जम्मू सीट पर भी मतदान हो चुका है, इससे पहले उधमपुर कठुआ सीट पर भी हो चुका है। लेकिन इस मतदान में एक सबसे बड़ी बात जो नज़र आई हमें कि जिस प्रकार से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव एक तरफा है, एक ही दल को वोट चले जाएंगे इस प्रकार से, लेकिन जिस प्रकार का हमने देखा बिल्कुल नेक टू नेक और कांटे की टक्कर इन मतदान में नज़र आई है। हमें भी, हमने भी सर्वे किया, लोगों से बात की है तो पता चला है। लेकिन अब इसी से एक सवाल उठता है, अब जहाँ पर अगर नेक टू नेक फाइट है, दूसरी तरफ अनंतनाग सीट पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा नहीं, श्रीनगर सीट पर प्रत्याशी उतारने का भी मन नहीं है, वहाँ पर बारामूला में आप पहले ही समर्थन दे चुके हो, तो फिर जम्मू कश्मीर से आप दावा करते हो कि हमने धारा 370 हटाकर जहां आतंकवाद पर प्रहार किया है, जहां के लोगों का उत्थान किया है, इनको देश की मुख्य धारा से जोड़ा है, तो फिर आपको डर किस बात का? फिर आपने क्यों कश्मीर की सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे? ये सवाल आज रह रहकर बार बार उठ रहा है कि जब आपने पूरे जम्मू कश्मीर को आपने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को मुकुट बना रहे हैं भारत का, सब कुछ दे रहे हैं, तो उसके बावजूद फिर डर किस बात का, क्यों आपने प्रत्याशी नहीं उतारा? देखिए, आपको याद होगा कि पिछले दिनों आए थे गृह मंत्री अमित शाह जम्मू, तो उनका एक बयान बड़ा, एक लाइन बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, हम दिल जीत रहे हैं, मैंने सुन लिया था। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर में अभी बहुत कुछ करना है। उसी दिन जो चुनावी विश्लेषक थे उस वाक्य को पकड़ के एनालिसिस करने लगे कि आखिर ये बयान इस वक्त क्यों बोला गया, कोई ज़रूरत नहीं थी बोलने की। तभी लगने लगा था कि ये कश्मीर की तीनों सीटों पर इनका ऑफिशियल तौर पर कोई इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट का मतलब प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। अब जो बात हमने 370 की गई, बीजेपी मुझे लगता है कि एक एस्केप रूट लेना चाहती है। वो इसलिए कल को मान लो नतीजे इस प्रकार के आते हैं क्योंकि जो बीजेपी के लिए बड़े असहज हों, असहज का मतलब उनको लगे कि गले से ना उतर सके, जो उनको ये लगेगा कि इसका मतलब लोगों ने हमारे फैसले के खिलाफ मैंडेट दिया है। 370 मतलब तीसरा जो मैसेज है, हाँ, बाहर मैसेज है, ये नहीं जाना चाहिए कि हमने जो किया वो सही किया है या गलत किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जो इन 2 सीटों की बात करी यहाँ की, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है। आज से 3 महीने पहले, बल्कि 2.5 महीने पहले तक ये माना जा रहा था कि दोनों सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगी। ये शब्द तक लोगों का मानना था, आंकलन था। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि एक ही तरफा नजर आ रहा था। और चूंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पीएमओ में राज्य मंत्री रहते हुए कई काम भी किए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तब तक चौधरी लाल सिंह का के बारे में किसी को नहीं पता था कि ये कांग्रेस का प्रत्याशी बनकर आ सकते हैं। और जो राहुल गांधी का जो सेकंड जो भारत न्याय यात्रा, पहली यात्रा देखी हमने, उस यात्रा ने पूरे देश के लोगों को हिला दिया। और जो मैनिफेस्टो आया, तो कारण कई हैं। तो सर, यात्रा का प्रभाव मैं मानता हूं होगा, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव अगर पड़ा है तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा है, उस मैनिफेस्टो में बड़े क्लियर शब्द में अब अमल होता है या नहीं होता है। हर वर्ग की बात है, हर वर्ग की बात कही है, महिला, बेरोजगार, सबके लिए बात, किसानों के लिए, सबके कही है। कहने का मतलब है कि 3 महीने पहले तक हम ये मान रहे थे कि कांग्रेस फाइट में ही नहीं है, जमानत बच जाए तो बच जाए।
लेकिन 3 महीनों में ऐसा चमत्कार हुआ, जैसे तेलंगाना का रेफरेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि तेलंगाना में चुनाव से, विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले तक, 4 महीने पहले तक कोई सोच नहीं सकता कि कांग्रेस यहाँ पर 10 सीटें भी लाएगी क्या, लेकिन सरकार बनी। तो मैं समझता हूँ कि कम बेश मुझे वैसा ही माहौल यहाँ बनता दिखाई दिया। हम ये नहीं कह रहे कौन हार रहा कौन जीत रहा है, लेकिन इतना तय है कि दोनों जो सीटें हमारे यहाँ जम्मू संभाग की, फाइट तगड़ी है। अब नतीजे तो 4 तारीख अब जीत हार किसकी होगी ये तो कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अब आम लोगों में बात करो तो आपने सबसे बड़ी पहली बात देखी, इस चुनाव में वोटर बड़ा खामोश था। पहले नारे लगाते जाते थे, लेकिन इस बार 2-4 जगह छोड़ दो, लेकिन बाकी जगह आपने देखा कि कोई नारे नहीं। वोटिंग परसेंटेज अर्बन इलाके में कम हुई है, बहुत कम हुआ। जबकि जो ग्रामीण इलाके हैं, चाहे अपर रीजन है, वहाँ वोटिंग ठीक ठाक हुई है। ये भी कहा जाता है कि अर्बन इलाका बीजेपी डोमिनेटेड होता है, और जबकि दूसरा उस पर उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। जो बाहर के इलाके हैं, जो दूर दराज के, तो हम समझते हैं कि नतीजे ये भी हो सकता है कि चौंकाने वाले हों, लेकिन बिल्कुल सर, चौंकाने वाले हो सकते हैं। और कोई ये नहीं कह सकता कि श्योर सर्टन कि कौन सी पार्टी इस चुनाव में जीत जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी, और जिन्होंने बड़ा विस्तार से अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट का जो है विश्लेषण किया और बताया है कि वहाँ पर क्या हालात मौजूदा समय में है और आगे क्या होने की संभावना है। तो फिर जुड़ेंगे कि एक और चर्चा के साथ, तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।